नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं बहराइच से जुड़ी बड़ी खबर की, जहां बहराइच मामले में सीएम ने स्वतः इस मामले का संज्ञान लिया है। बहराइच के महसी में माहौल बिगाड़ने वाले अब बख्शे नहीं जाएंगे। डीजीपी ऑफिस भी मामले में नजर बनाए हुए है। डीजीपी ऑफिस से कोई सख्त कदम नहीं उठाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। सीएम का साफ तौर पर कहना है कि उपद्रवियों की पहचान कर कठोर कार्रवाई की जाएगी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान दो समुदायों में आपस में झड़प हो जाती है। विवाद इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि दोनों समुदाय के बीच पत्थरबाजी होती है, आगजनी होती है, गोलियां चलती है, कई राउंड फायरिंग होती है और फायरिंग के बाद एक युवक की इस दौरान मौत हो जाती है, वहीं एक अन्य युवक घायल हो जाता है। बहराइच में माहौल बिगाड़ने वालों पर अब सख्त कार्रवाई होगी, ऐसा खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है। साथ ही सीएम ने अधिकारियों को भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। तो बहराइच से पूरी खबर, जहां बीते दिन मूर्ति विसर्जन के कार्यक्रम के दौरान दो समुदाय आपस में भिड़ गए। माहौल बिगड़ने के बाद आगजनी हुई और जमकर फायरिंग भी हुई। वहीं फायरिंग के दौरान एक युवक की गोली से हत्या हो जाती है, एक अन्य युवक घायल हो जाता है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बहराइच के इस झड़प का संज्ञान लिया है, बहराइच के इस मामले का संज्ञान लिया है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर यह बात साफ कर दी है कि जो भी इस मामले में दोषी होगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही डीजीपी ऑफिस भी इस मामले पर नजर बनाए हुए है। जिस तरह से माहौल बिगाड़ने की बहराइच में कोशिश की गई, मूर्ति विसर्जन के दौरान दो समुदाय आपस में भिड़ गए, उसके बाद माहौल वहां पर खराब हो गया, आगजनी हो गई। ये तस्वीरें बीते दिन की आपको दिखा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं। हमारे साथ मोहम्मद आसिफ भी जुड़ गए हैं, साथ ही कुंवर दिवाकर भी हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले आसिफ, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से बहराइच से पूरा मामला सामने आया, दो समुदाय के जो लोग हैं मूर्ति विसर्जन के दौरान वो भिड़ जाते हैं, माहौल वहां पर बिगड़ जाता है, हड़कंप मच जाता है, आगजनी होती है, फायरिंग होती है। अब क्या कुछ निर्देश सीएम की तरफ से? जी बिल्कुल लिया। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने बहराइच में हुई घटना को संज्ञान लिया है और इस मामले में जो भी दोषी है, जो उपद्रवी है, उन्हें चिन्हित कर कार्रवाई का निर्देश दिया है। और साथ ही साथ डीजीपी प्रशांत कुमार ने इस मामले में कड़ा एक्शन लेने के निर्देश अपने मातहतों को दिया है, क्योंकि जिस तरह से यह घटना हुई, सांप्रदायिक हिंसा हुई, इससे कहीं न कहीं कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि विसर्जन यात्रा जा रही थी, पथराव हुआ, उसके बाद गोलीबारी हुई, जिसमें एक युवक की मौत होती है, एक घायल होता है, मौके पर भगदड़ मच जाती है और मामला उग्र हो जाता है। और जिस तरह से अगर बात करें पुलिस के 454 की, तो यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ और डीजीपी प्रशांत कुमार ने बीसी में साफ निर्देश दिया था कि विसर्जन यात्रा और दुर्गा पूजा के दौरान पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद रहे। लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पर पुलिस की लापरवाही भी सामने आई। हालांकि मोर्चा संभाला गया, एसपी ने एक एसएचओ और एक दरोगा समेत कुछ पुलिस कर्मियों को लापरवाही मामले में सस्पेंड भी कर दिया है। और जिस तरह से मोर्चा संभाला है पुलिस ने, कहा जा सकता है कि जो हिंसा थी वो शांत हो गई और काफी देर बाद विसर्जन यात्रा शुरू हुई, विसर्जन का दौर शुरू हुआ। लेकिन इस मामले में जो है यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने लापरवाह पुलिस कर्मियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया है। और इसके अलावा जो उपद्रवी है उनकी गिरफ्तारी के लिए डीजीपी प्रशांत कुमार ने एसटीएफ को भी लगा दिया है। मौके पर शांति व्यवस्था बहाल है और कहीं न कहीं जो है जो उपद्रवी है उनकी गिरफ्तारी का प्रयास चल रहा है। करीब 30 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया इस मामले में और उनसे गहन पूछताछ चल रही है। हालांकि जो गोली मारने वाला शख्स अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। हालांकि अगर इस घटना पर गौर करें तो सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें विसर्जन यात्रा के दौरान एक शख्स एक घर पर पहुंच जाता है, झंडा उतारता है और उसकी
बाउंड्री वाल भी गिर जाती है। और कहा भी जा रहा है कि इसके बाद मामला असूल पकड़ लिया। हालांकि जिस तरह से बिल्कुल, यानी जिस तरह से माहौल बिगड़ा, हालांकि पुलिस की व्यवस्था पर जरूर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि अब जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने मामले का संज्ञान लिया और अधिकारियों को निर्देश दिए, फिलहाल स्थिति जो है अभी नियंत्रण में है या नहीं, वो जानने के लिए सीधा रुख कर लेते हैं कुंवर दिवाकर का। कुंवर, अगर बात करें अभी मौजूदा स्थिति की, क्योंकि बीते दिन की हमने तस्वीरें देखी किस तरह से माहौल वहां बिगड़ता है, आगजनी होती है, फायरिंग होती है, एक युवक की मौत हो जाती है, एक अन्य घायल है। तो ऐसे में अब स्थिति कैसी, क्या अब स्थिति नियंत्रण में है? और जिस तरह से मोहम्मद आसिफ ने कहा कि जो मुख्य आरोपी है जिसने गोली मारी थी वो अभी भी फरार है, उसको लेकर क्या जानकारी आपके पास? बढ़िया बताना चाहेंगे कि जनपद बहराइच से 30 किलोमीटर दूर माहसी बाजार में जो है दो समुदायों के बीच टकराव हो गया, जिसके बाद फायरिंग हो गई। फायरिंग में एक की मौत हो गई, एक घायल हो गया। घायल की भी हालत सीरियस है। इसके बाद उपद्रवी जो है पुलिस ने लाठीचार्ज किया, फिर लोग उग्र हो गए और धरना प्रदर्शन करने लगे। इसके बाद जनपद की 1100 मूर्तियां जो है 12 बजे रात तक जो है विसर्जन रोक दिया गया। जनपद के विभिन्न क्षेत्र ग्रामीण इलाकों में विसर्जन रोक दिया गया। उनकी मांगे होगी कि हत्यारों को फांसी दी जाए, लेकिन मासी विधायक सुरेश्वर सिंह के समझाने बुझाने के बाद, जिलाधिकारी मोर्चा रानी, पुलिस प्रशासन के समझाने के बाद जो है 3 बजे रात तक विसर्जन समाप्त हो गया। और रात में कई जगह आगजनी की भी सूचना है, कई दुकानें भी जला दी गई। मुस्लिम समुदाय की लोग और काफी हिंदू लोग भी लाठी जो चार्ज हुआ उससे काफी उग्र थे, लेकिन कहीं न कहीं वह पुलिस की लापरवाही थी। जो महाराजगंज कस्बा विशेष समुदाय का कस्बा माना जाता है, वहाँ फोर्स कम थी, भारी मात्रा में फोर्स नहीं थी, पुलिस से पहले से इंतजाम नहीं किए गए थे और वहाँ प्रशासन और जो है पुलिस का समझात नहीं बैठा था। जो वहाँ के थाना अध्यक्ष प्रभारी निरीक्षक थे वो कहीं न कहीं जो है इस कारगर में साबित नहीं हो पाए। उनकी लापरवाही से घटना हुई। अगर पुलिस पहले से सक्रिय होती तो ये घटना नहीं होती। जी बिल्कुल दिवाकर, जिस तरह से आपने बताया कि पुलिस अगर पहले सक्रिय होती, क्योंकि आमतौर पर जब भी ऐसी यात्रा निकाली जाती है या कुछ ऐसे कार्यक्रम होते हैं जैसे मूर्ति विसर्जन के, तो पुलिस वहां पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा देती है, चाक चौबंद इंतजाम होते हैं कि माहौल ना बिगड़े, कभी भी ऐसा ना हो कि दो समुदाय आपस में भिड़ जाए। तो ऐसे में सवाल ये भी कि आखिर पुलिस उस वक्त क्या कर रही थी? क्या सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम उस वक्त नहीं किए गए थे? सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम नहीं किए गए थे, कम फोर्स लगाई गई थी, बड़े अधिकारी मौके पर नहीं गए थे। जब घटना हो गई उसके आधा घंटा 1 घंटा बाद घटना शाम 5 बजे की है। 7 बजे जिलाधिकारी पुलिस निरीक्षक पहुंचते हैं, 9 बजे डीआईजी कमिश्नर पहुंचते हैं, 11 बजे रात में एडीजी पहुंचते हैं। बाकी 32 जोन, कई जोन से पीएससी लगाई जाती है और जनपद में सूचना आग की तरह फैल जाती है। कई विभिन्न ग्रामीण इलाके कस्बे में आगजनी हो जाती है। इसके बाद मामला तनाव हो जाता है। लगभग हजारों आरोपी की बात करें कुंवर दिवाकर, तो क्या उसकी गिरफ्तारी हो गई है? जिस तरह से मोहम्मद आसिफ ने थोड़ी देर पहले जानकारी दी कि जो मुख्य आरोपी है जिसने गोली चलाई थी वो अभी भी फरार बताया जा रहा है, उसको लेकर क्या जानकारी आपके पास? पुलिस इसकी पुष्टि नहीं कर रही है, लेकिन कहीं न कहीं गिरफ्तारी लगभग 1.5 दर्जन लोगों की हो गई है और कल ही हो गई थी, जिसकी पूछताछ चल रही है। उसमें से कौन आरोपी है ये भी साबित नहीं हो पा रहा है, लेकिन गिरफ्तारी कहीं न कहीं हो चुकी है, लेकिन पुलिस इसकी पुष्टि नहीं कर रही है। मामले की जांच जो है लगातार जारी है। वही मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से हम बात यही कर रहे थे कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विपक्ष ज्यादातर हमले बोलता है योगी सरकार के ऊपर कि लॉ एंड ऑर्डर जिसकी बात करी जा रही है उसकी धज्जियां भी उड़ रही है, और बहराइच से ऐसी तस्वीरें। अब ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ का मामले का संज्ञान लेना और अधिकारियों को सख्त निर्देश देना किस तरह से देखा जाए? अभी बहराइच जनपद के स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं और लगभग इस समय माहौल शांत है। पुलिस फोर्स बढ़ा दी गई है, लेकिन बाजार में सन्नाटा पकड़ा हुआ है। बड़े अधिकारी दौरा कर रहे हैं। जी ठीक है दिवाकर, आसिफ आपसे सवाल था कि जिस तरह से योगी सरकार पर समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, यूपी में हमलावर भी काफी रहते हैं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। अब जिस तरह से बहराइच से हमने तस्वीरें देखी, तो मोहम्मद आसिफ, उपचुनाव के मद्देनजर किस तरह से इस पूरे मामले को देखा जाए? क्या लॉ एंड ऑर्डर को एक मुद्दा यहाँ पर बनाया जा सकता है उपचुनाव से पहले? देखिए, योगी सरकार ने जो है त्योहार को देखते हुए, दुर्गा पूजा विसर्जन को देखते हुए पीसी के जरिए अधिकारियों को साफ निर्देश दिया था कि संवेदनशील इलाकों में सतर्कता बरती जाए और साथ ही साथ जहां पर उपद्रवी हो या फिर सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों से सख्ती से निपटा जाए। और लगातार त्योहार को लेकर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ सतर्क भी रहे, सजग भी रहे। और बैठक इससे पहले भी की गई थी मोहम्मद आसिफ, त्योहार के जब ये जो सीजन है ये शुरू हुआ उससे पहले सीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक करके, जिलाधिकारियों के साथ बैठक करके साफ और स्पष्ट निर्देश दिए थे। उसके बावजूद ऐसी चूक सामने आना, एक मौका मिल गया यहाँ पर विपक्ष को फिर से योगी सरकार को घेरने के लिए। बिल्कुल लिया, जिस तरह से यह घटना हुई बहराइच में सांप्रदायिक बवाल हुआ, इससे कहीं न कहीं अब
विपक्ष के निशाने पर भी योगी सरकार आ चुकी है। कुछ ऐसे वीडियो भी वायरल हो रहे हैं जिसमें पुलिस खड़ी है, उपद्रव हो रहा है। तो यह साफ तौर पर कहा जा सकता है कि बहराइच में अगर पुलिस के जवानों ने मोर्चा संभाला होता तो शायद इतनी बड़ी वारदात न होती। हालांकि डीजीपी और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़ा एक्शन ले लिया है। यही वजह है कि लापरवाह पुलिस कर्मियों के खिलाफ एक्शन भी लिया जा चुका है। वहीं अगर विपक्ष की बात करें, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा की, तो चुनाव में अब यह मुद्दा भुनाने की कोशिश में यह सभी दल जुट जाएंगे। हालांकि इस दर्दनाक घटना को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए, सियासत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि घटना को लेकर कोई भी सरकार यह नहीं चाहेगी कि उसके राज्य में कोई सांप्रदायिक बवाल हो, घटना हो या फिर आपराधिक घटना हो। और यहाँ पर अगर कार्रवाई की बात करें तो एडीजी, डीआईजी समेत कई पुलिस अफसर, तमाम अधिकारी अब मौके पर है और मामले की जांच चल रही है। हालांकि कई सारे लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और कौन कौन इस जांच के शिकंजे में आता है उस पर नजर रहेगी। आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया, और कुंवर दिवाकर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वही खबरों में आगे बढ़ते बात रांची की कर लेते हैं। रांची से बड़ी खबर, जहां जेएमएम की केंद्रीय समिति की बैठक का आयोजन हुआ। कार्यकारी अध्यक्ष और सीएम हेमंत बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर भी मुहर लग सकती है। तो ये बड़ी खबर आप सभी को बता दें, जहां जेएमएम की केंद्रीय समिति की बैठक होगी। कार्यकारी अध्यक्ष और सीएम हेमंत सोरेन बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में चुनाव रणनीति पर चर्चा होगी और बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर भी मुहर लग सकती है। तो झारखंड के सिरहाने पर विधानसभा का चुनाव है। झारखंड और महाराष्ट्र में साल के अंत से पहले विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में जेएमएम पूरी तरह से चुनावी तैयारियों में जुट गई है। जेएमएम की केंद्रीय समिति की बैठक होगी। कार्यकारी अध्यक्ष और सीएम हेमंत बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में चुनाव रणनीति पर चर्चा होगी और कई अहम प्रस्तावों पर भी मुहर लग सकती है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं अजय कुमार पांडे का। अजय, जिस तरह से जेएमएम की केंद्रीय समिति की आज बैठक होनी है, कितने बजे ये बैठक को लेकर क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट? ठीक है, अजय से संपर्क टूट गया। एक बार और आपको बता दें कि जेएमएम की केंद्रीय समिति की आज बैठक है। इसमें कार्यकारी अध्यक्ष और सीएम हेमंत सोरेन बैठक में हिस्सा लेंगे, बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा की जाएगी। साथ ही कई अहम प्रस्तावों पर भी इस बैठक में मुहर लग सकती है। तो जिस तरह से झारखंड में साल के अंत से पहले विधानसभा के चुनाव है, ऐसे में जेएमएम पूरी तरह से तैयारियों में जुटी हुई है। जहां भारतीय जनता पार्टी तैयारी कर रही है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी को चुनौती देने के लिए जेएमएम भी चुनावी रण में है। जेएमएम की केंद्रीय समिति की आज बैठक है। ऐसे में कार्यकारी अध्यक्ष और सीएम हेमंत सोरेन बैठक में हिस्सा लेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं अजय कुमार पांडे का। अजय, जिस तरह से जेएमएम की आज केंद्रीय समिति की बैठक है, कितने बजे बैठक होगी, बैठक को लेकर क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए, वाला है मुझे लगता है साल के अंत का बैठक और उसका बैठक के बाद जो है केंद्रीय समिति की बैठक 11 बजे बुलाई गई है। इसमें हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे। इसके अलावा आप समझ सकते हैं कि इस केंद्र की बैठक में तमाम विधायक जो है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक, तमाम जो है झारखंड मंत्री के पदाधिकारी इसमें मौजूद होंगे और आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के पूरी रणनीति तय की जाएगी। और केंद्रीय बैठक में साफ तरीके से आज जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा और वो जो झारखंड विधानसभा में वो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, ये भी आज तय हो जाएगा। तो इसके बाद भी सारी तस्वीरें झारखंड की तस्वीर हो जाए सामने आएगी। इस प्रकार से झारखंड मुक्ति मोर्चा अपनी जो उम्मीदवारों या सीटों की जो आज घोषणाओं की बात जो होती है, उसके बाद भी झारखंड कांग्रेस, उनके जो गठबंधन के दल हैं, जो कांग्रेस है, वाम दल है तथा अन्य तमाम जो आरजेडी दल है, वो भी इस बात को लेकर के अब सीटों की लड़ाई शुरू होगी। निश्चित रूप से जैसे झारखंड विधानसभा चुनाव और सबसे बड़ी बात है कि आज सबसे बड़ी संभावना यह है कि बहुत जल्द जो है
केंद्रीय चुनाव आयोग झारखंड आयोग। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि काफी कम समय अब बचा है, कुछ 1-2 दिन में माना जा रहा है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, जिसके साथ ही आचार संहिता लग जाएगी। ऐसे में उससे पहले आज जेएमएम की बड़ी बैठक, जिसमें केंद्रीय समिति की आज बैठक होनी है, सीएम हेमंत सोरेन मौजूद रहेंगे, तमाम विधायक जैसा आपने भी कहा मौजूद रहेंगे। क्या माना जाए आज इस बैठक में क्या कुछ रणनीति बनाने की तैयारी? देखिए, आज जिस प्रकार से पिछले दिनों में आपने देखा होगा कि जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो कांग्रेस के शीर्ष नेता से मिलकर आया जो है आज बैठक बुलाई गई है, तो निश्चित रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा जिस प्रकार से आने वाला विधानसभा चुनाव में कितने सीटों पर लड़ेगी यह आज पूरी सामने तय की जाएगी। इसके अलावा जो है इसके बाद जो है कांग्रेस के जो तथा उनकी तमाम बैठक जल्द जो भी होगी उनके साथ भी बैठक की जाएगी। तो मुझे लगता है कि आज उनकी तस्वीरें जो झारखंड मुक्ति मोर्चा जिन सीटों पर चुनाव लड़ेगी, आज ये तस्वीर सामने जो है जनता के बीच में आ जाएगा। उसके बाद ये आगे की रणनीति तय की जाएगी। तो निश्चित रूप से आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए आज सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को देखते हुए, नंबर गेम को देखते हुए आज की बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि जहां सीट शेयरिंग पर बात बनेगी वहीं ये भी देखा जाएगा कि किस सीट से जेएमएम के खाते में कौन सी सीट जाती है और कौन सी सीट जो है कांग्रेस के खाते में या अन्य जो सहयोगी है उनके खाते में जाती है। अगर झारखंड के चुनावी रण की बात करें तो अजय क्या कुछ समीकरण बनते हुए? देखिए, जिस प्रकार से झारखंड मुक्ति मोर्चा जिस प्रकार से अभी तक देखी जा रही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा पिछले चुनावों से 5 सीटों पर अधिक चुनाव लड़ेगी। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि पिछले चुनावों में उन्होंने ये 2019 के चुनाव की बात कर ली तो हम बहुत जो है 40 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और इस बार जो है 45 सीटों की दावा कर रही है। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जिस प्रकार से 45 सीटों की जो बात झारखंड मुक्ति मोर्चा कर रही है, और वैसे मुझे लगता है साफ जाहिर है कि जिस प्रकार से उनको जनादेश और मिला है और वैसे में सरकार बनाने के लिए वो अकेले दम पर ये एक प्रकार का संकेत कहा जाता है कि बिना वैसा क्यों का ये सरकार वो बना सकती है। तो सीट शेयरिंग को देखते हुए आज की ये बैठक जेएमएम के केंद्र समिति की काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। अजय आप बने रहिएगा, आगे भी आपका रुख करेंगे। वही बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की आज बड़ी बैठक है। शिवराज सिंह चौहान, हेमंत बिस्वा शर्मा इस बैठक में मौजूद रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष समिति कई सदस्य इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक में चुनाव प्रबंधन को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी कार्यालय खोलने की भी आज घोषणा हो सकती है। बैठक में मैया सम्मान योजना राशि को बढ़ाने की भी तैयारी है। तो ये बड़ी खबर आपको रांची से बता दें, जहां आज झारखंड की राजधानी रांची में बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बड़ी बैठक होगी। बैठक में शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिस्वा शर्मा मौजूद रहेंगे। दोनों को ही झारखंड चुनाव का प्रभारी बनाया गया है। प्रदेश अध्यक्ष समिति के कई सदस्य इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक में चुनाव प्रबंधन को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी कार्यालय खोलने पर भी आज घोषणा हो सकती है। साथ ही बैठक में मैया सम्मान योजना राशि को बढ़ाने की भी तैयारी है। तो झारखंड में पूरी तरह से चुनावी हलचल तेज हो गई है। एक तरफ जहां जेएमएम की केंद्र समिति की बैठक आज है, तो वहीं दूसरी तरफ रांची में ही बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की आज बैठक होनी है। तो दोनों ही बैठकों पर सभी की नजर। अगर बात करें बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक की, तो इसमें शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिस्वा शर्मा दोनों मौजूद रहेंगे। सीधा रुख कर लेते हैं, अजय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अजय, जहां रांची की आज बात करें, चुनावी हलचल पूरी तरह से तेज है। जहां एक तरफ जेएमएम के खेमे की बैठक होनी है, जेएमएम केंद्र समिति की बैठक होनी है, वहीं बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की भी आज बैठक होनी है। ये बैठक कितने बजे, बैठक को लेकर क्या कुछ जानकारी? जो बैठक है प्रबंधन समिति की बैठक 11 बजे आयोजित की गई है, जिसमें आप सब देख सकते हैं चुनाव प्रदेश के चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और असम के मुख्यमंत्री जो है हेमंत बिस्वा के अलावा जो है प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ तमाम जो केंद्रीय समिति के सदस्य हैं वो भी शामिल होंगे। तो निश्चित रूप से आज बीजेपी के लिए भी आज कहा जा सकता है कि विधानसभा चुनाव के पहले आज यह महत्वपूर्ण बैठक है। जिस प्रकार से लड़ाई जो है विधानसभा चुनाव के पहले जिस प्रकार से बीजेपी लड़ाई कर रही है, वैसे पूरी आज रणनीति तय की जाएगी। इसके अलावा जो है जिन सीटों पर जो चुनाव लड़ा जाएगा वो भी आज निर्णय किया जाएगा। इसके अलावा आप समझ सकते हैं कि जिन सीटों पर चुनाव लड़ेगा उनके उम्मीदवारों की संभावित घोषणाएं भी संभावना की जा सकती है। तो आपको मिला के कहा जा सकता है कि दोनों दल जो है अपनी त्योहारों का समय समाप्त होने के बाद जो है अब दोनों दल है वो कमर कष्ट के सियासी लड़ाई की है और आज दोनों दल है आज बैठक महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बीजेपी आज निश्चित रूप से आज जो है
जिस प्रकार से आप अजय, क्योंकि जेएमएम कांग्रेस के बीच भी सीट शेयरिंग को लेकर कुछ भी अभी तय नहीं हुआ है और बीजेपी और आजसू और जिस तरह से जेडीयू की बात करें, इनमें भी सीट शेयरिंग को लेकर कुछ भी अभी तय होता हुआ नहीं दिख रहा है। क्या माना जाए, आज सीट शेयरिंग को लेकर बीजेपी के चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक कितना ज्यादा महत्वपूर्ण? निश्चित रूप से देखिए, जो इंडिया फोल्डर की जो अगर हम बात कर लें तो निश्चित रूप से उनके जो भी घटक दल है शामिल है, तो निश्चित रूप से आज जो है चुनाव जो समिति की जो बैठक है, निश्चित रूप से बीजेपी जो 3 सीटों का चुनाव लड़ेगा और कहाँ से लड़ेगा, ये सारी तस्वीरें सामने वहाँ आ सकती है। और इसके अलावा जो है, जो उनकी घोषणा के बाद, उनकी तय होने के बाद ही जो है उनके जो घटक लड़ेंगे वो उनके अब शेयरिंग के बाद। बिल्कुल, और अजय यही वजह है कि चाहे जेएमएम खेमे में बैठकों का सिलसिला हो या बीजेपी खेमे में, चुनाव को देखते हुए, क्योंकि कुछ ही दिनों का और इंतजार, उसके बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान, उससे पहले बैठकों का दौर जारी है, मंथन का दौर जारी है। हालांकि क्या कुछ आज सीट शेयरिंग पर फॉर्मूला तय हो पाता है या नहीं, इस पर नजर रहेगी। अजय, आप नजर बनाए रखें, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वहीं दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की सुरक्षा बढ़ाई गई है। गृह मंत्रालय से उन्हें सीआरपीएफ सिक्योरिटी मिली है। तो ये बड़ी खबर, जिस तरह से केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, गृह मंत्रालय से सीआरपीएफ सिक्योरिटी उन्हें मिली है। अभी हाल ही में जिस तरह से मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, इसके बाद से ही सभी जो बड़े बड़े राजनेता हैं उनकी सिक्योरिटी थोड़ा बढ़ा दी गई है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। गृह मंत्रालय से उन्हें सीआरपीएफ सिक्योरिटी मिल गई है। अब बात लखीमपुर खीरी की कर लेते हैं। विधायक योगेश वर्मा थप्पड़ कांड से जुड़ी ये पूरी खबर, जिसमें बीजेपी विधायक योगेश वर्मा ने सुरक्षा लौटा दी है। उनकी सुरक्षा में तैनात 2 गनर्स को उन्होंने लौटा दिया है। कार्रवाई न होने से विधायक योगेश वर्मा नाराज बताए जा रहे हैं। जिस तरह से पूरा मामला सामने आया था, जिसमें लखीमपुर खीरी से विधायक योगेश वर्मा को एक अधिवक्ता ने थप्पड़ मार दिए थे। बैंक चुनाव में धांधली का आरोप यहां पर लगा था, जिसका विरोध विधायक योगेश वर्मा कर रहे थे। वहीं बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पर इस थप्पड़ कांड का आरोप है। उन्होंने विधायक योगेश वर्मा को थप्पड़ मारा था, जिसके बाद विधायक योगेश वर्मा की सुरक्षा यहां पर बढ़ा दी गई थी। लेकिन उन्होंने कार्रवाई ना होने से, उचित कार्रवाई ना होने से नाराज होकर सुरक्षा वापस कर दी है। सीधा रुख कर लेते हैं, राम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम जी, जिस तरह से विधायक योगेश वर्मा थप्पड़ कांड से जुड़ा ये पूरा मामला, हालांकि बीजेपी विधायक जो है थोड़ा नाराज बताया जा रहा है, क्या कुछ नाराजगी की वजह? ठीक, एक बार फिर रुख करेंगे राम जी का, तब तक खबर आपको बता दें एक बार फिर से लखीमपुर खीरी से खबर, जहां बैंक चुनाव में धांधली को लेकर विधायक योगेश वर्मा विरोध कर रहे थे। विरोध होने पर बार एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने विधायक पर जमकर थप्पड़ बरसा दिए। इस मामले ने तूल पकड़ा, वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई। हालांकि मामले में जो आरोपी है उस पर कार्रवाई ना होने को लेकर विधायक योगेश वर्मा नाराज बताए जा रहे हैं और यही वजह है कि नाराजगी के बाद उन्होंने उनकी सुरक्षा में तैनात 2 गनर्स को वापस लौटा दिया है। राम जी हमारे साथ जुड़ गए, सीधा रुख कर लेते हैं राम जी का। राम जी, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया था थप्पड़ कांड का, जो विधायक योगेश वर्मा है वो अभी भी नाराज बताए जा रहे हैं, क्या कुछ नाराजगी की वजह? बिल्कुल भी आपको बता दें कि 5 दिन बीतने को आए हैं, लेकिन अभी तक पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कहीं ना कहीं विधायक इससे बहुत चुप है। जो कुर्मी बिरादरी के जो इनका बहुमूल्य जो वोट है, वहाँ एक महापंचायत, इसी पंचायत में निर्णय किया गया था और 3 दिन का समय दिया गया था। व्यापार मंडल में भी 3 दिन का समय दिया गया था। लेकिन जिस तरीके से विधायक की बात जब पुलिस नहीं सुन रही है, तो
मुकदमा नहीं दर्ज किया जा रहा, तो कहीं ना कहीं तरीके से जब कल सिक्योरिटी जो सिपाही लगाए गए थे उनको भी विधायक ने वापस कर दिया। तो कहीं ना कहीं विधायक खुद है, उनका ये कहना है कि मुख्यमंत्री के सामने वो अपना पक्ष रखेंगे और उसके बाद आगे कार्रवाई क्या क्या वजह राम जी की पुलिस ने अब तक इस मामले में एक्शन नहीं लिया है, शिकायत करने के बावजूद, और किसी ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं बल्कि एमएलए द्वारा शिकायत करने के बावजूद अब तक जो आरोपी है उसके खिलाफ कोई भी एक्शन क्यों नहीं लिया गया? बिल्कुल ही आपको बता दें, जो एक्शन की बात अगर की जाए तो पुलिस अधीक्षक से बात हुई है, उनका भी कहीं ना कहीं उनका कहना है कि हम जांच करा रहे हैं, लेकिन 3 तहरीरें आई है, एक पुष्पा सिंह की तरफ से आई है, 2 इनके तरफ से आई, एक राजू अग्रवाल इनकी तरफ से आई। तो कहीं ना कहीं जो विधायक को न्याय नहीं मिल रहा है, 5 दिन बीतने को आए हैं, जिस तरीके से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, तो कहीं ना कहीं विधायक से क्षुब्ध है, विधायक के जो खेमे के लोग हैं क्षुब्ध बिल्कुल, हैं। यानी एक्शन ना लेने की वजह से विधायक योगेश वर्मा जो है नाराज है, और यही वजह है कि अपने सुरक्षा में तैनात दोनों गनर्स को उन्होंने वापस लौटा दिया है। राम जी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।